हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एलजी मेडिकल्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊं और सारे वीडियोस बनाऊंगी। सो नाउ today we are having a new lecture, that is lung abscess. So लंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से एप्सिस हो रहा है। एप्सिस क्या होता है? एप्सिस हम तब बोलते हैं जब कहीं पर भी पस फॉर्मेशन हो जाता है तो हम उसे एप्सिस बोलते हैं। अब लंग में कहीं ना कहीं पस फॉर्मेशन हो रहा होगा, सिंपल सी चीज है, इसी वजह से उसे क्या बोल दिया गया है? एप्सिस बोल दिया गया है। सो अब हम देखेंगे कि लंग एप्सिस हो क्यों रहा है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं एंड हाउ वी कैन मैनेज इट। ओके, सो लंग एप्सिस में हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमी ऑफ द लंग देख लेते हैं। हर बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एनाटॉमी एंड तो इसमें भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ आपको। सो एनाटॉमी ऑफ द लंग में क्या है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, अपर एंड द लोअर। फेरिंग से हम लोअर मानते हैं, कहीं कहीं हाफ फेरिंग से अबव जितना भी पोर्शन है उसको हम अपर मानते हैं और हाफ फेरिंग से लोअर मानते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे हम मान रहे हैं फेरिंग्स हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंक्लूड करें। अगर मैं इसको इतना डिवाइड कर दूं तो फेरिंग्स हमारा आ जाएगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंड बाकी सारी चीजें आ जाएंगी हमारी, सॉरी, लैरिंग्स हमारा आ जाएगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और बाकी सारी चीजें आ जाएंगी हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। फॉर एग्जाम्पल, अपर में आ जाएगा हमारा नोज, हमारा माउथ, हमारा फेरिंग्स, ये वाला जितना भी पोर्शन ये सब हमारा फेरिंग्स है, ठीक है, इतना हमारे पास आ जाएगा अपर में। एंड फिर लोअर चलते हैं तो लोअर में हमारे पास आ जाएगा हमारा लैरिंग्स, हमारे पास ट्रैकिया है, ट्रैकिया के साथ साथ ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के साथ साथ हमारे पास हमारे लंग्स हैं। लंग्स के अंदर ब्रोंकाइज की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको हमने ब्रोंक्यूल्स बोल दिया है। ब्रोंक्यूल से अटैच हमारे पास सर्कुलर शेप की बहुत सारी ग्रेप्स की तरह अटैच हुई एल्वोलाइज हैं जो कि CO2 O2 का ट्रांसफ्यूजन करती हैं, ठीक है। सो अब हम आगे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो क्या रहा है यहाँ पे? लोकलाइज्ड कलेक्शन हो रहा है, किसका? पस का, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया एप्सिस है तो पस का इन्वॉल्वमेंट 100% होगा, इसीलिए हमने उसको एप्सिस बोल दिया है। तो लोकलाइज कलेक्शन होगा, मीन टू से कि इतना कंप्लीट लंग में कलेक्शन ना होके कहीं लोकल एरिया में, लोकल इन द सेंस कुछ पर्टिकुलर एरिया में कलेक्शन होगा। अब जैसे कि हमारा मान लीजिए लंग है, सॉरी फॉर डायग्राम, खराब बनाया मैं जानती हूँ, ठीक है। इस लंग में जितना भी चीजें हैं हमारे पास, एल्वोलाइज, बहुत सारे ब्रांचेस, ये वो, तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर पार्ट में, लंग के किसी पर्टिकुलर पार्ट में पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है पैरेन्काइमा, तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि एल्वोलाइज को ही हम पैरेन्काइमा बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एल्वोलाइज के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्यों हो रहा है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर रहे हैं हमारे लंग्स पे, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो रहा है, टिश्यूज की डेथ हो रही है, डेथ होने की वजह से पस फॉर्मेशन हो रहा है, और पस फॉर्मेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे लंग की नॉर्मल एक्टिविटी है वो इंटरप्ट हो रही है और साइनस सिम्टम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कफ, ठीक है, स्प्यूटम प्रोडक्शन हो जाएगा, एयर फ्लूइड, इम्प्रॉपर एयर फ्लूइड, सॉरी, एयर में एयर फ्लूइड फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से चीजों को हम क्लियर कर पाएंगे। देन नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डेफिनेशन में भी सेम चीज बताई हुई है कि किसी लोकलाइज्ड, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, लंग का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंफेक्शन कॉज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लंग पैरेन्काइमा, हर जगह लंग पैरेन्काइमा को ही मोस्टली अफेक्ट होता है, हमारे एल्वोलाइज में अफेक्शन होता है, क्योंकि मेन जो लंग का फंक्शन है वो हमारे एल्वोलाइज कर रहे होते हैं। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ, अफेक्शन हुआ, पस फॉर्मेशन हो गया, स्टार्ट हो गया किसी पॉइंट पे, और हमारे एल्वोलाइज अफेक्ट हो गई। क्यों अफेक्ट हुई? क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो गया। सो सारी चीजें हमें पता कैसे चल रही है प्रॉपर, जब हम डायग्नोस करेंगे, जब हमें सिम्टम आएंगे तो पेशेंट का हम डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करने के बाद हमें चीजें पता चल जाएंगी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देन नेक्स्ट देख लीजिए,
नेक्स्ट में आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो हमारा लंग एब्सिस दो पार्ट में डिवाइड है या दो चीजों में क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। सो प्राइमरी जो हमारा होता है, दिस वन प्राइमरी जो है, प्राइमरी हमारा, सो ये प्राइमरी उन पेशेंट में होता है जिन पेशेंट में प्रीवियसली कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, सडन शायद किसी वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से, एस्पिरेशन की वजह से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिससे लंग को अफेक्ट हुआ। हो सकता है निमोनिया हुआ, निमोनिया अगर ठीक नहीं हो पाया तो वो धीरे धीरे जाके लंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर गया और टिश्यू नेक्रोसिस हो गया, टिश्यूज की डेथ हो गई और कहीं ना कहीं पस फॉर्मेशन हो गया। ये था हमारा नॉर्मल फिनोमेना। प्राइमरी अगर है तो वो हम कहीं ना कहीं कंसिडर नॉर्मल मानते हैं। बट अगर सेकेंडरी कंडीशन आ जाती है तो हम इसे सीवियर कंडीशन मानते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी क्या है, वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है नियोप्लाज्म से, दैट इज कैंसर से। ठीक है, ब्रोंकोजेनिक नियोप्लाज्म मीन्स होता है ब्रोंकियल कैंसर। ठीक है, तो मे बी पेशेंट को ब्रोंकियल कैंसर हुआ होगा, कैंसर की वजह से, और उसका इम्यून सिस्टम एकदम कॉम्प्रोमाइज कर गया, मतलब इम्यून सिस्टम एकदम लो हो गया और वो किसी भी डिजीज से लड़ने के कैपेबल उतना नहीं रहा जितना वो नॉर्मली था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस, एक तो कैंसर, दूसरा अदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, लंग एब्सेस हो गया। सो प्राइमरी अगर है तो इट इज ऑल्सो लाइक हम कह सकते हैं कि एक्यूट मान सकते हैं हम इसे, एंड सेकेंडरी को हम क्रोनिक मान सकते हैं। देन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं अब। सो इटियोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास क्या है, एस्पिरेशन ऑफ द ओरोफेरेंजियल फ्लोरा। तो एस्पिरेशन मींस हमने एस्पिरेट कर लिया, ले लिया, कहाँ ले लिया, ओरोफेरेंजियल के थ्रू ले लिया, मतलब ओरल कैविटी के थ्रू हमने ले लिया। किसको ले लिया? फ्लोरास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ले लिया। ठीक है, तो हमने कुछ एस्पिरेट किया जिसके साथ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे अंदर चले आए। सो इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं इंसर्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय द ओरल कैविटी। ओके, देन डेंटल पेरियोडोंटल सेप्सिस। ठीक है, सो ये क्या है, ये एक कह सकते हैं कि, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, डेंटल की एक डिजीज कह सकते हैं आप नॉर्मली। इसमें होता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माउथ के अंदर जाकर कहाँ चले जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेस बन गया है, पेरियोडेंटल पॉकेट बन गया है। ये देखिए, पेरियोडेंटल पॉकेट बन गया है। इस पेरियोडेंटल पॉकेट में हमने कुछ नाइट में खाया, इसीलिए बोलते हैं कि रात में ब्रश करके सोना चाहिए आफ्टर डिनर, कि हमने नाइट में कुछ खाया और वो यहाँ पे स्टोर हो गया फूड। ठीक है, फूड पार्टिकल स्टोर हो गया। फिर रात भर जब हम कुछ नहीं खाते हैं, सिंपल सी चीज है, हम वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं, रात में हम सो रहे हैं, ठीक है, उतने घंटों में क्या हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो गए। आपकी इम्यूनिटी कम है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपने सुबह उठ के ब्रश नहीं किया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर चले गए किसी भी तरह से, और आगे चल के उन्होंने क्या किया, अपने आप को रेप्लिकेट कर दिया। ये एक रिस्क फैक्टर है। देन डिप्रेस्ड कॉन्शियस लेवल। सो डिप्रेस्ड कॉन्शियस लेवल का मीनिंग ये होता है कि जब हम अपनी हाइजीनिक प्रैक्टिस को मेंटेन करके नहीं रखते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमने सोचा ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो रात भर जागते हैं, दिन में पूरा दिन सोते हैं, एंड उनका फूड का, सॉरी, उनकी जो डाइट का है वो स्केड्यूल और उनका प्रॉपर एक्टिविटीज का स्केड्यूल क्या हो जाता है, कह सकते हैं डिले हो जाता है, नॉर्मल से थोड़ा सा हट जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ना उन्हें अपने प्रॉपर फूड का कोई होश रहता है, इम्यून सिस्टम भी उनका प्रॉपर नहीं मेंटेन हो पाता है, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो नाइट की स्लीप होती है, नाइट में हर जगह इतनी शांति होती है कि हम प्रॉपर स्लीप कर लेते हैं, प्लस हमारा जो मेलाटोनिन होता है, मेलाटोनिन हमारा स्लीप हार्मोन होता है, वो नाइट में बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। सो नाइट में हमारी बॉडी में रिकवरी होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग नाइट में जागते हैं और डे में सोते हैं, उनका कॉन्शियस लेवल थोड़ा सा डिप्रेस रहता है एज कंपेयर टू दी नॉर्मल लोगों से। इस वजह से वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और हाइजीन प्रैक्टिस भी प्रॉपर शायद नहीं कर पाए। देन इम्पेयर्ड लैरेंजियल क्लोजर। सो हम सब जानते हैं कि जो लैरिंग्स होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैरिंग्स के ऊपर एक
कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें नहीं शो हो रहा है, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं या कुछ ड्रिंक करते हैं तो वो एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है और ये लैरिंक्स की ओपनिंग को मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मान लीजिए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। एक मिनट फिर से दिखाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, और लैरिंक्स की ओपनिंग ये है हमारी। तो हम सब जानते हैं कि लैरिंक्स एक हमारा विंड पाइप होता है, विंड पाइप से डायरेक्टली अटैच होता है। ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है, तो लैरिंक्स जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है विंड पाइप का, ठीक है। तो जैसे ही हमने कुछ माउथ से यहां से खाया, ईट किया, तो वो इसमें ना जाकर हमारे इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस हमारे बैक साइड में है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन हमारा है वो इसोफेगस है, फूड पाइप, और ये वाला जो पोर्शन है वो है हमारा विंड पाइप, ठीक है। तो क्यों नहीं जा पाता है विंड पाइप के अंदर? क्योंकि ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना एपिग्लॉटिस, ये क्या करता है, ये कुछ खाते ही क्लोज हो जाता है और ये इस एरिया को क्लोज होके कवर कर लेता है। तो हमारा जितना भी फूड मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, वो सीधे जाता है हमारे फूड पाइप में, यहाँ चला जाता है और यहाँ से सीधे हमारे स्टमक में चला जाता है, ठीक है। ये तो हो गई एनाटॉमी, सिंपल सी चीज है। पर अगर हमारा लैरिंक्स क्लोज नहीं हो पाया तो क्या होगा, हमारा फूड कंटेंट, वाटर कंटेंट कहाँ चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा। और विंड पाइप कहाँ से अटैच है, डायरेक्टली ट्रैकिया, और ट्रैकिया से ब्रोंकाइस, ब्रोंकाइस से लंग्स से अटैच है। तो लंग्स में अगर कुछ जाएगा तो हमें एस्पिरेशन होगा, हमें कफिंग होगी, बहुत ज्यादा कफिंग होगी, इतनी ज्यादा कफिंग होगी कि अंदर स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं। और उन स्क्रैचेस में पड़ने की वजह से अगर वो ठीक नहीं होते हैं, इंजरी हो जाती है, लंग इंजरी, अगर वो ठीक नहीं होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हमें लंग एब्सेस हो जाएगा। देन नेक्स्ट इटियोलॉजी हमारा कंटिन्यूअस है। देन नेक्स्ट है नेक्रोटाइजिंग निमोनिया। तो नेक्रोटाइजिंग निमोनिया से आपको पता चल रहा होगा, नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग, नेक्रोसिस हो रहा है, कहीं ना कहीं नेक्रोसिस हो रहा है। नेक्रोसिस क्या है, जब हमारे टिश्यूज की डेथ हो जाती है तो उन्हें हम डेड टिश्यूज को नेक्रोसिस बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग निमोनिया क्यों हो रहा है, क्योंकि निमोनिया की ये एक कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंडर में आता है। ये कब होता है, जब बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है तो हमारे टिश्यूज जो होते हैं लंग्स के, उनकी डेथ होने लगती है। डेथ क्यों क्यों डेथ हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है ना। एल्वोलाइज अफेक्ट हो रहे हैं तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पाएगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस होने की वजह से क्या हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। देन क्या क्या कॉजेटिव एजेंट हैं जिनकी वजह से नेक्रोसिस हो रहा है, स्टेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लेप्सिला निमोनिया, स्यूडोमोनास, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे नेक्रोटाइजिंग निमोनिया के कॉजेटिव एजेंट्स हैं। नेक्स्ट इटियोलॉजी कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हेमाटोजीनस स्प्रेड फ्रॉम द डिस्टल साइट। इसका मीनिंग हो गया, हेमाटोजीनस मींस ब्लड, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है डिस्टल साइड से, कोई भी इंफेक्शन जो कि इधर उधर से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट लंग में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट माउथ कैविटी से नहीं जा रहा है, मे बी वो यूटीआई के थ्रू आ जा रहा है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के थ्रू आ रहा है। यूरिनरी ट्रैक में किसी भी वजह से इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वो चला गया किडनी में, फिर धीरे धीरे हर जगह सर्कुलेट हो गया तो लंग में भी चला गया, है ना। एब्डोमिनल सेप्सिस, एब्डोमिनल कैविटी में कोई भी इंफेक्शन हुआ और इतना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो गए, उन्होंने इतने ज्यादा अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया कि वो कहाँ चले गए, ब्लड स्ट्रीम में चले गए। ब्लड स्ट्रीम में अगर वंस ब्लड स्ट्रीम में इट विल गोस तो हम सब जानते हैं कि पूरी बॉडी में स्प्रेड होना ही होना है। सेम पेल्विक सेप्सिस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यूट्रस, पेल्विक ऑर्गन कौन हो गया हमारा, यूट्रस हो गया। यूट्रस की वजह से, यूट्रस में इंफेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो ब्लड में जा सकता है इन्फेक्शन और पूरे बॉडी में फैल सकता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियल लेयर हम जानते हैं, एंडोकार्डियम क्या है, हमारे कार्डियक की सबसे इनर लेयर है एंडोकार्डियम। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। मायोकार्डियम बीच वाली लेयर होती है, एम फॉर मायो, एम फॉर मिडिल, ठीक है। पेरिकार्डियम सबसे पहले, पी फॉर पेरी, पी फॉर पहले, सबसे पहले यानी आउटर वाली कौन होती है, पेरिकार्डियम। एम फॉर मायो, एम फॉर मिडिल, मिडिल वाली कौन सी होती है, मायोकार्डियम। एंड
आखिरी में एंड पॉइंट पे कौन होती है? एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन हुआ तो ब्लड, सिंपल सी चीज है, इन्फेक्शन होगा तो वो ब्लड सप्लाई में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड हो जाएंगे। अगर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं तो वो हर ऑर्गन में जाएंगे और हर ऑर्गन में अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इटियोलॉजी कंटिन्यू। प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज। प्री मीन्स पहले, एग्जिस्टिंग मतलब थी, लंग डिजीज पहले कोई लंग डिजीज थी, लाइक निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है, कुछ भी अस्थमा या कोई भी ऐसी लंग डिजीज थी पहले से ही जो कि आगे चल के सीवियर हो गई, और सीवियर होने की वजह से क्या हुआ कि उसने क्या किया, एल्वोलाइज को डायरेक्टली अफेक्ट किया। एल्वोलाइज जब अफेक्ट हुई तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाया, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई, जिससे टिश्यूज की डेथ होने लगी और क्या हो गया, पस फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटेक्सिस। तो ये क्या है, ये एक परमानेंट कह सकते हैं एनलार्जमेंट ऑफ द एयरवे है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ, एनलार्जमेंट कंप्लीट एनलार्जमेंट नहीं होता है। एनलार्जमेंट मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है ग्रूव बन गए हो, टिश्यू इंजरी की वजह से क्या हुआ, गड्ढे बन गए, गड्ढों को ही हमने कह दिया कि वो एनलार्ज हो गया। उन गड्ढों में क्या हो गया, उन ग्रूव्स में क्या हो गया, पस फॉर्मेशन हो गया, और पस फॉर्मेशन ने डायरेक्ट क्या किया, लंग एब्सिस क्रिएट कर दिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक लंग डिजीज होती है जो जिसमें क्या होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है, उसे हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हुआ, म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगा, जिसे हमने बोल दिया सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। किसी भी ट्यूमर की वजह से हमारे ब्रोंकाइज ब्लॉक हो गए, ब्लॉक होने की वजह से हमने ब्रीथ किया तो हमारा ऑक्सीजन नहीं जा पाया। जब ब्लॉक हो जाएंगे, सिंपल सी चीज है, ब्रोंकाइज ब्लॉक हो गए तो ब्रोंकाइज से अटैच होती है हमारी एल्वोलाइज। तो जब ब्रोंकाइज ही ब्लॉक हो गए तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ पाएगा, जिस वजह से क्या हो रहा है, टिश्यू नेक्रोसिस हो गया और पस फॉर्मेशन हो गया। इन्फेक्टेड पल्मोनरी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कब होता है, जब हमारे अंदर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है। तो इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया और इतना ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो गया कि अंदर जगह ही नहीं बची है कि कोई चीज जा पाए और कोई चीज आ पाए। देन ट्रॉमा की वजह से सेम नेक्रोसिस हो जाएगा। इम्यूनोडिफिशियंसी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रेप्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और हमें क्या होगा, डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लेप्सिला, निमोनिया वगैरह, ये सारी चीजें क्या करती हैं, डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं हमारे रेस्पिरेटरी, कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करने के बाद जब हमारी इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है तो ये अपने आप को अच्छे से रेप्लिकेट कर देते हैं और हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देते हैं हमारे पूरे एयरवे को। तो नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे। सो पैथोफिजियोलॉजी में जैसा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे हमेशा बताती हूँ कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा इटियोलॉजी है, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, फॉरेन बॉडी की एंट्री हो रही है। ठीक है, फॉरेन बॉडी यहाँ पे अगर एंटर हो गया, फॉरेन बॉडी देखिए यहाँ पे फॉरेन बॉडी एंटर हो गया। फॉरेन बॉडी एंटर होने की वजह से क्या हुआ, न्यूमोनाइटिस हो गया। न्यूमोनाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। ठीक है, न्यूमोनाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग हो गया। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग होने की वजह से क्या हुआ कि उसने क्या किया, ड्रेनेज को क्या किया, अफेक्ट कर दिया। जो बाहर निकालने के लिए हमारा जो रास्ता था उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज, जो कि हमारी एयर वेज था। ठीक है, जो हमारा एयर पाथवे था वो क्या हुआ, उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया। ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या हुआ, जो हमारे ब्लड वेसल्स थे उन पे अफेक्ट आया। क्यों, क्योंकि जितना फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, सिंपल सी चीज है, उतना इन्फेक्शन इंक्रीज होगा। इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो हमारे वैस्कुलर सिस्टम को यानी ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर देगा। और एक बार जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड में चले जाएंगे तो टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा। सिंपली टिश्यू नेक्रोसिस के साथ साथ क्या हो जाएगा, हमारा एब्सिस हो जाएगा। सो आई थिंक आपको पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गई होगी, बहुत सिंपल सी चीज है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है हमारा हैक्टिक फीवर। तो हैक्टिक फीवर क्या होगा, हैक्टिक फीवर मींस होता है डेली स्पाइकिंग अप ऑफ द टेम्परेचर, मींस कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, डेली का डेली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एज पर इन्फेक्शन। जैसे जैसे इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फीवर इंक्रीज हो रहा है। और फीवर होगा तो शिवरिंग तो होगी ही। ठीक है, शिवरिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, पैराऑक्सीमल कफ हो रहा है। पैराऑक्सीमल कफ
क्या होता है, बहुत ज्यादा वॉयलेंट कफ हो रहा है, एक्सेसिव कफ हो रहा है, अब बहुत हार्श कफ हो रहा है, अब बहुत तेज तेज कफिंग करोगे, जब तेज तेज कफिंग करोगे तो आपके लंग पे अफेक्ट आएगा, ठीक है। आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी क्योंकि यहाँ पे हैक्टिक फीवर है, इसका मतलब हैक्टिक इन्फेक्शन भी है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास साइनस सिम्टम्स भी बहुत सीवियर आने लगेंगे। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ द प्लूरेंट स्प्यूटम, इसका मतलब होता है इजेक्शन, ठीक है। इजेक्शन, किसका इजेक्शन, मतलब इजेक्ट होना यानी बाहर निकलना, किसका बाहर निकलना, स्प्यूटम का बाहर निकलना। स्प्यूटम कफिंग के साथ साथ स्प्यूटम बाहर निकलेगा और स्प्यूटम इतना हार्श हो जाएगा ना कि कफ के साथ साथ आपको क्या होगा, ब्लीडिंग भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, चेस्ट पेन होगा क्योंकि आप बहुत हार्शली कफ कर रहे हो, वेट लॉस होगा क्योंकि आपको भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा। देन डिस्निया होगा, सिंपल सी चीज है, आपके एल्वोलाइज अफेक्ट हो रही है, तो सिंपल सी चीज है, डिस्निया इज वेरी कॉमन एंड नॉर्मल। देन हेमेप्टाइसिस, मैंने आपको बताया, हेमेप्टाइसिस मीन्स होता है ब्लड ड्यूरिंग कफिंग, कफ के साथ आपका ब्लड आएगा क्योंकि आप बहुत हार्शली कफ कर रहे हो और टिश्यू नेक्रोसिस अंदर स्टार्ट हो गया है। देन वीकनेस आपको लगेगी क्योंकि आपको ऑलरेडी एनोरेक्सिया है, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो कफिंग की वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस वजह से आपको वीकनेस और लेथार्जी फील होगा ही होगा। देन एनोरेक्सिया आपको था, जब आप कुछ नहीं खा पाओगे तो वेट लॉस आपका हो जाएगा। देन फिंगर क्लबिंग, सो फिंगर क्लबिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, हमारे एल्वोलाइज, हमारे लंग्स अफेक्ट हो गए हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो फिंगर क्लबिंग होगी। ये नेल क्लबिंग है, इसके साथ साथ फिंगर भी बहुत ज्यादा स्वेल हो जाएंगी जिसे हम बोलते हैं फिंगर क्लबिंग। देन नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हिस्ट्री कलेक्शन करनी होगी पेशेंट की, हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। सो हिस्ट्री कलेक्ट में हम क्या क्या पूछ सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम अबाउट साइन एंड सिम्टम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी वो हम पूछ सकते हैं, या उनकी हैबिट्स क्या है, स्मोकिंग की हैबिट तो नहीं है उनको, ये हम पूछ सकते हैं। इससे पहले प्रीवियस इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है क्योंकि हमें एक्यूट और क्रोनिक देखना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम उनसे पूछ सकते हैं कि प्रीवियसली कोई इन्फेक्शन लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस वगैरह तो उनको नहीं हुआ था, ये सारी चीजें हम पूछ लेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकली हम कंप्लीट एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें टेम्परेचर, जिसमें सॉरी वाइटल साइन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें वाइटल साइन पूछना है, देखना है, उनका असेस करना है, जिसमें मेन हमारा आता है टेम्परेचर एंड रेस्पिरेशन। सिंपल सी चीजें, उनकी प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं होगी एंड जब स्पार्किंग टेम्परेचर हो रहा है इसका मतलब हाई फीवर भी होगा। चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे होगे, है ना, चेस्ट एक्सरे में। तो चेस्ट एक्सरे में यहाँ पे आपको कफिंग तो शो होगी ही होगी कि बहुत ज्यादा क्लाउडी पोर्शन, आपको पता है कि इन्फेक्शन और कफ का एक साइन होता है, एक्सरे में हम वो चीज देखते हैं। प्लस जो ये चीज देखिए ना, ये है टिश्यू नेक्रोसिस का एक ग्रूव, यहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस हुआ होगा जिसकी वजह से एक गड्ढा बन गया है और यहाँ पे इसके आसपास परफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये चीजें हम एक्सरे में देख लेंगे। देन ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट से हमें कंप्लीटली पता चल जाएगा कि विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इनटू द ब्लड एंड द कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी ब्लड में आई मीन जो सेंसिटिव है, कितना सेंसिटिव है हमारा बैक्टीरिया या वायरस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर स्टे कर जा रहा है। देन स्प्यूटम कलेक्शन, स्प्यूटम कलेक्शन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस का हम पता कर सकते हैं स्प्यूटम कलेक्शन में। देन ब्रोंकोस्कोपी, स्कोपी मींस विजुअलाइजेशन, इस स्कोपी का मतलब होता है हमेशा विजुअलाइजेशन। तो हम क्या चीज विजुअलाइज करेंगे, यहाँ पे हम लंग्स को विजुअलाइज करेंगे ब्रोंकोस्कोपी में और असेस करेंगे कि कहीं पर भी ट्यूमर तो नहीं है, है ना। ट्यूमर होगा तो हम उसको किस में काउंट करेंगे, क्रोनिक या सेकेंडरी लंग एब्सेस में हम उसे काउंट करेंगे। देन नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट पे।
तो मैनेजमेंट पे हमने क्या किया है, हमने ब्रोंकोस्कोपी ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन हमें क्या करना है, उस सिक्रीशन को बाहर निकालना है। तो सिक्रीशन को बाहर निकालने के लिए हम एक प्रोसीजर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट्यूरल ड्रेनेज। सो पोस्ट्यूरल ड्रेनेज में हम क्या करते हैं, हमारा एक कैथेटर उसमें अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द निडल। उस निडल को हमने इंसर्ट किया, किसके अंदर इंसर्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हो हमने प्लूरल कैविटी के अंदर इंसर्ट किया है। प्लूरल कैविटी क्या है, हमारे लंग्स को की जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, वो दो तरह की होती है। एक इनर लेयर होती है लंग्स के अंदर, जो सब मेन लंग्स को जो कवर कर रही है उसको हमने बोल दिया इनर प्लूरा। उसके बाद एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं आउटर प्लूरा। इसके अंदर अपना फ्लूइड होता है, क्योंकि जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं ना, तो ये दोनों, अगर फ्लूइड नहीं होगा तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगी, और टच कर जाएंगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। इस वजह से अंदर फ्लूइड होता है। तो जब इन्फेक्शन होता है ना, तो इस फ्लूइड के अंदर, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि फ्लूइड क्यों कलेक्ट हो जाता है, तो आप प्रीवियस लेक्चर में प्लीज देख लेना। तो यहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा है। तो फ्लूइड के कलेक्शन में आपको क्या क्या मिल सकता है, WBC काउंट मिल सकते हैं, डेड टिश्यूज मिल सकते हैं, ब्लड भी मिल सकता है, पस मिल सकता है। ये सारी चीजें मिलके क्या करते हैं, ये हमारे प्लूरल कैविटी में कलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे ना, तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा, और ये लंग को क्या कर देगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा लंग इंजरी हो जाएगा, और पेशेंट के डेथ होने के भी पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लूरल ड्रेनेज कर रहे हैं। प्लूरल कैविटी से हमने फ्लूइड, अननेसेसरी फ्लूइड को बाहर कर दिया। कब कर दिया, किसी भी कह सकते हैं मील से पहले या खाने से पहले हम ये वाला प्रोसीजर करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे कि पेशेंट को वॉमिटिंग फील ना हो। बैक टू द मैनेजमेंट, चलते हैं मैनेजमेंट पे ही। फिर हमने क्या किया, तो पेशेंट इज एडवाइज टू द रेस्ट के लिए हम पेशेंट को एडवाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सेलुलर नीड पड़ जाए, ऑक्सीजन की नीड ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को, क्योंकि हम मूव करेंगे तो ऑक्सीजन की नीड हमें होगी, क्योंकि हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको एनर्जी मिल सके। तो हम नहीं चाहेंगे कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यूज हो, इसीलिए हम रेस्ट के लिए बोलेंगे। देन नेक्स्ट है अवॉइड इरिटेंट्स, कोल्ड, पॉल्यूशन एंड स्टॉप स्मोकिंग। ये सारी चीजें हम रोकेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, या हो सकता है कि उनको किसी ना किसी चीज से एलर्जी हो, तो एलर्जिक रिएक्शन से उनको डिस्निया और जो चेस्ट पेन है और जो कफिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट इसलिए देंगे क्योंकि देखिए एनोरेक्सिया की वजह से बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं, और उनकी इम्यून पावर भी बहुत स्लो हो रही है। वो हम नहीं चाहते हैं कि इम्यून पावर स्लो हो और अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन भी उनको लग जाए। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा, प्रमोट करेंगे एयरवे क्लियरेंस को, हम प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे कफिंग को। ठीक है, तो हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, उनको बोलेंगे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। स्पायरोमीटर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि उनकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली स्पायरोमीटर के थ्रू हो जाए, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कफिंग को हमने एनकरेज किया है, जिससे कि जो अंदर स्प्यूटम है, कफ है, म्यूकस है, वो बाहर आ सके कफिंग के थ्रू। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेज करेंगे, जिसमें हम फ्लूइड इनटेक कराएंगे, मतलब वाटर सप्लाई देंगे, उनको बोलेंगे कि वाटर एटलीस्ट 3 लीटर पर डे आपको ड्रिंक करना है, जिससे कि जो म्यूकस था वो थिन हो जाए और बाहर आ सके। पोजीशन चेंज करनी है क्योंकि बेड सोर ना हो, और हम सब जानते हैं कि सेमी फाउलर पोजीशन से जो डिस्निया की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। फिर भी हमें पोजीशन चेंज करके रखनी है, जिससे कि उनको बेड सोर ना हो। वैसे बेड सोर नहीं होता है, वो खुद चेंज कर सकते हैं पोजीशन, बट हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन उनको देनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे। तो हम थेरेपी क्या क्या दे सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल दे सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है डायरेक्टली हमारे जो कल्चर रिजल्ट आएगी, जो हमारे ब्लड और स्प्यूटम की दोनों की कल्चर की रिजल्ट आएगी, तो उस हिसाब से हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। तो क्लिंडामाइसिन का फंक्शन क्या होता है कि वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके रखता है, ठीक है, और बैक्टीरियल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उनको स्टॉप करके रखता है। ओरल एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा बेस्ट एग्जांपल पेनिसिलिन है, क्योंकि इस तरह के इन्फेक्शन को पेनिसिलिन बहुत अच्छे से कवर करके रखती है।
वो डायरेक्टली करती क्या है कि बैक्टीरिया को किल कर देती है। सो पेनिसिलिन इज द बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोबेक्टमी कर सकते हैं। लोबेक्टमी मींस रिमूवल ऑफ द लोब। जिस लोब में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट हो चुका है और वो ठीक नहीं हो सकता, तो हमें वो लोब को रिमूव करना होता है। देन नेक्स्ट है न्यूमोनेक्टमी। सो न्यूमोनेक्टमी में होता है इट इज अ रिमूवल ऑफ द कंप्लीट लंग। ठीक है, अगर कंप्लीट लंग में इतना ज्यादा अफेक्शन हो चुका है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कि वो ठीक नहीं हो सकता है और चांसेस होते हैं कि वो और भी जगह स्प्रेड हो जाए इन्फेक्शन, तो हम उस कंप्लीट लंग को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। वैसे इसमें सर्जरी इतनी इजीली हम लोग नहीं करते हैं, इट इज क्यूरेबल डिजीज, सर्जरी तक उतना मौका नहीं आता है और मेडिकल मैनेजमेंट से ही फायदा हो जाता है। देन नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है रप्चर ऑफ द प्लूरल स्पेस। तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों रप्चर हो जाएगा, मैंने अभी आपको प्रीवियसली इसमें बताया है, स्लाइड में बताया है कि जब बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जब स्पेस नहीं बचेगा, तो हमारी प्लूरा जो है वो रप्चर हो जाएगी और रप्चर होने की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन बाहर तक फैल जाएगा। प्लूरल फाइब्रोसिस। तो प्लूरल फाइब्रोसिस क्या है, थिनिंग ऑफ दी प्लूरा। ठीक है, तो प्लूरा जो होती है वो उसमें इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि उसकी एक और लेयर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल फाइब्रोसिस, और वो लेयर बाद में क्या हो जाती है, डेड टिश्यू से फुल हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है उस जगह पे, और नेक्रोसिस की वजह से क्या होता है, और ज्यादा पस फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं प्लूरल फाइब्रोसिस। देन ट्रैप्ड लंग। ट्रैप लंग क्या होता है, जब लंग जो होता है वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, उसके पास स्पेस ही नहीं है। अब अगर आप सोच लीजिए, जब दोनों प्लूरा के बीच में इतना ज्यादा फ्लूइड भर जाएगा, फिल हो जाएगा, तो लंग जो होता है वो ट्रैप हो जाएगा, वो अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, राइट। तो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, जिससे हम बोलेंगे ट्रैप लंग। रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रैप लंग हो रहा है, सिंपल सी चीज है। ब्रोंकोप्लूरल फेस्टुला। तो जो हमारा ब्रोंकाइज है, ब्रोंकाइज हमारे, और जो हमारे प्लूरा है, वेट मैं आपको भी दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है हमारे ब्रोंकाइज, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, और ये दिखाती हूँ मैं ब्लैक से आपको कि ये हमारे प्लूरा है, दोनों के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया है, ठीक है, दैट इज नोन एज ब्रोंकोप्लूरल फेस्टुला। क्योंकि नेक्रोसिस हो रहा है, कहीं ना कहीं ग्रूव्स बन रहे हैं, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रोंकोप्लूरल फेस्टुला हो जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट पे। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम जो भी हम चीजें एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो हमें उसका देखना है साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, क्योंकि हमें पता है कि पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, बॉडी रैश। ठीक है, पूरी कंप्लीट बॉडी में रैश हो सकते हैं, किससे, पेनिसिलिन से। तो ये सारी चीजें हमें एनालाइज करके रखनी है। देन चेस्ट फिजियोथेरेपी हमें इनिशिएट करना है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी उनकी टाइम टू टाइम हो, जिससे कि जो म्यूकस था, जो कि कफिंग थी, वो प्रॉपर हो पाए और म्यूकस का थिनिंग हो जाए, और जहां पे वो फिक्स हुआ है वो वहां से डी अटैच हो जाए और कफिंग के थ्रू बाहर आ जाए। पेशेंट को एजुकेट करके रखना है कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्निया को रिड्यूस करने के लिए, और कफिंग के थ्रू म्यूकस को बाहर निकालने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको लेना है, अगर वो न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो सेम वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि उनकी इम्यून पावर स्लो हो जाएगी। ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, ऑक्सीजन इसलिए प्रोवाइड करना है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई उनकी इम्प्रॉपर हो रही है, एल्वोलाइज अफेक्ट हो रहे हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट को थोड़ा बहुत मोबाइल करके रखना है। मोबिलाइजेशन मींस पेशेंट से बोलना है थोड़ा बहुत मूव करे, ठीक है, एक्टिव पैसिव हम उनको बहुत हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करा सकते हैं, बट जैसे कि अपने रिस्ट को वो मूव कर सकते हैं, और अपने लेग्स के जो एंकल हैं उनको मूव कर सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये नॉर्मल चीजें वो कर सकते हैं। देन वाइटल साइन को मॉनिटर करके रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एंड ऑल्सो जो टेम्परेचर है इट इज ऑल्सो फ्लैक्चुएटिंग, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, एंड दीज ऑल आर अबाउट लाइक लंग एब्सेस। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, इट इज नॉट वेरी टफ। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट्स डाल रही हूँ
मैं अपना टाइम निकाल के आपके लिए बनाती हूँ वीडियोस। सो आई थिंक आपको अगर अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज करिए सब्सक्राइब और लाइक। एंड थैंक यू।